पहले इलेक्शन कमीशन को यह बताना चाहिए कि यह जो कार्रवाई हो रही है ये मतदाताओं के पहचान की कार्रवाई हो रही है या नागरिकता को प्रमाणित करने की कार्रवाई हो रही है। अगर मतदाताओं के पहचान की कार्रवाई हो रही है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र मान्य होना चाहिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि मतदाता के पहचान में और मतदान की सूची में गड़बड़ी है तो जो हम बार बार सवाल उठा रहे थे कि महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुई है, हरियाणा में गड़बड़ी, आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे? और तीसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आप 3 महीने में कैसे ये साबित कीजिएगा? 11 साल में देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सके और आप बिहार में आकर के बिहारियों को कह रहे हैं कि आप साबित कीजिएगा बिहारी हैं कि नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, इस साल के अंत में बिहार में इलेक्शन होने वाला, जिसको देखते हुए पक्ष और विपक्ष अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही विस्फोटक है, जिसमें आप देश के कांग्रेस पार्टी के जाने माने चेहरे कन्हैया कुमार का विस्फोटक डिबेट देखेंगे, जिसमें उन्होंने गोदी एंकर की लाइव डिबेट में किस तरीके से धज्जियां उड़ाई, आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार है, बिना स्किप किए देखिए विस्फोटक डिबेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया शुरू की है, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। वोटर लिस्ट की पड़ताल की जा रही है, जन प्रतिनिधित्व कानून का जिक्र करके उसकी पड़ताल की जा रही है, जिस प्रक्रिया का उसमें जिक्र है। इससे आपत्ति क्या है? गुड क्वेश्चन। देखिए, इसमें 3 बात महत्वपूर्ण है। पहला, चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करती है और मतदाताओं की पहचान करके उनको पहचान पत्र जारी करती है और एक पारदर्शी तरीके से चुनाव कराती है। ये मैंडेट इस देश के संविधान का है और चुनाव आयोग उस मैंडेट के तहत अगर यह काम कर रही है तो ये उसका काम है, उसको काम करने देना चाहिए। सारा विवाद और सवाल कहाँ पैदा होता है? पैदा होता है जब इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था के तौर पर अपने काम काज को दुरुस्त करे और हमको इस देश का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कुछ सवाल है जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। सवाल क्या है? सवाल यह है कि जो हमारे देश में मतदान की प्रक्रिया है उसमें कई सारे जो है ना प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल है मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। उसको लेकर के उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। अब उस सवाल को लेकर के पहले तो चुनाव आयोग ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब जब बिहार में चुनाव हो रहा है, और ये मैं आपको महाराष्ट्र चुनाव की बात कर रहा हूँ, हरियाणा चुनाव की बात कर रहा हूँ, तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम गहन पुनरीक्षण करेंगे बिहार में। इसमें 2 बात है। पहले तो आप स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि कोई गड़बड़ी है, अब आप कह रहे हैं कि हम गड़बड़ी को ठीक करना चाहते हैं। तो आप गड़बड़ी को ठीक करना चाहते हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप और ज़्यादा गड़बड़ी नहीं फैलाइए। और ज़्यादा गड़बड़ी की शंका क्यों है? पहला ये कि आप मतदाता सूची तैयार कीजिए, मतदाताओं की पहचान कीजिए। नागरिकता को प्रमाणित करने का या नागरिकता को तय करने का अधिकार वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है। और सरकार ने जो अपने घर में तो आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, ठीक उसी तरीके से जो भी पहचान पत्र होता है, जिसको हम पहचान पत्र मानते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सारे पत्र तो सरकार ही जारी करती है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि 2003 में जब मतदाता परीक्षण हो रहा था तो जो डॉक्यूमेंट मान्य थे, अब जब 2025 में हो रहा है तो वो मान्य नहीं है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इससे विपक्ष को शंका हुई। और अच्छा, बहुत सारे। कन्हैया जी, एक बात बताइए। तीसरी बात मैं बता देता हूँ। तो इस वजह से जो है, जब विपक्षियों को शंका हुई तो उन्होंने कुछ सवाल उठाया। उन्होंने एक सवाल उठाया कि यह जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हैं ये अपर्याप्त हैं। एक दूसरा उन्होंने कहा कि इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी अपर्याप्त है, क्योंकि चुनाव अभी होना है और अभी आप परीक्षण करना चाहते हैं। और तीसरा कि एक ही प्रक्रिया में अलग अलग बात अलग अलग जगह कैसे बोली जा रही है कि पटना में अगर आप आधार दिखा दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आप सिवान में आधार दिखाइएगा तो नहीं चलेगा। और हमने एक DM साहब का इंटरव्यू सुना है, हमने उनका वीडियो देखा। DM साहब कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, लेकिन जनता जो है वो नागरिक जो हैं वो लोगों का चुनाव करते हैं। तो आप अगर चुनाव करने जाते हैं तो पहले आपको साबित करना पड़ेगा ना कि आप नागरिक हैं कि नहीं हैं। तो पहले इलेक्शन कमीशन को यह बताना चाहिए कि यह जो कार्रवाई हो रही है ये मतदाताओं के पहचान की कार्रवाई हो रही है या नागरिकता को प्रमाणित करने की कार्रवाई हो रही है। अगर मतदाताओं के पहचान की कार्रवाई हो रही है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र मान्य होना चाहिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2,
अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि मतदाता के पहचान में और मतदान की सूची में गड़बड़ी है, तो जो हम बार बार सवाल उठा रहे थे कि महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुई है, हरियाणा में गड़बड़ी, तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे? और तीसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आप 3 महीने में कैसे ये साबित कीजिएगा? 11 साल में देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सके और आप बिहार में आकर के बिहारियों को कह रहे हैं कि आप साबित कीजिए कि आप बिहारी हैं कि नहीं है, लेकिन और ऐसा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो डॉक्यूमेंट लोगों के पास है ही नहीं। कन्हैया जी, 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उन्होंने दी है। जी। नंबर 1, आप लोगों ने प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, कुछ सजेशंस दिए हैं, वहां तक समझ में आता है जी। लेकिन आप संस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को लेकर उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल करते हैं, तो लोगों के मन में डाउट आता है। आप बोलते हैं कि वो एक पार्टी का पक्ष ले रही है, वो बेईमानी कर रही है। Not bad. Now you. देखिए, एक बात समझिए सर, निशांत जी, हम जब ये कहें कि इस देश की मीडिया निष्पक्ष नहीं है, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया जो है चौथा स्तंभ पहले स्तंभ के साथ लेट गया है, हम ये कह रहे हैं। आप समझिए, कहने का मतलब है कि मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए, लोकतंत्र में 4 स्तंभ क्यों कहते हैं? कार्यपालिका, जिसके दो पार्ट होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। सरकार अस्थाई है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो अस्थाई है। दूसरा होता है न्यायपालिका। तीसरा होता है विधायिका। विधायिका में पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल होते हैं। और चौथा हम लोग कहते हैं मीडिया। ठीक है, 3 जो स्तंभ हैं उसमें से न्यायपालिका, उसकी जो प्रक्रिया है उसमें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको तय करने की भी भूमिका थी। वो कौन लोग थे और ये क्यों किया गया है कि मुख्य चुनाव आयोग को चुनने में, आयुक्त को चुनने में जो न्यायपालिका की भूमिका थी उसको समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया? विधायिका ने समाप्त किया, कार्यपालिका ने समाप्त किया, अस्थायी कार्यपालिका ने समाप्त किया। पहले जो जज होते उनको चुनने में अब सिर्फ जो है प्रधानमंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। 3 में से 2 अगर आप रहेंगे तो तीसरा वहां होगा कि नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? बहुमत से आप फैसला कर लीजिएगा। गजब बेइज्जती है। तो जब हम ये प्रश्न उठाते हैं तो हम संवैधानिक संस्था पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। और प्रोसेस पे सवाल उठाया जाना चाहिए। अगर हम मीडिया पर सवाल उठाते हैं इसका मतलब वो लोकतंत्र का प्रहरी है, हम ये अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो लोकतंत्र का प्रहरी है। लेकिन लोकतंत्र का प्रहरी होने का मतलब सिर्फ विपक्ष से सवाल नहीं पूछना होता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी सवाल पूछना होता है। हम ये कह रहे हैं। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब आप प्रोसेस पे सवाल उठा रहे हैं जी, तो इसका एक एंटीथीसिस हमेशा दिया जाता है जी। थोड़ा क्लीशे है लेकिन मैं आपसे पूछूंगा जरूर पूछिए। एंटीथीसिस ये होता है कि अगर किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनती है तब ये सवाल नहीं उठाए जाते हैं? उठाए जाते हैं, मैं बता देता हूं, सुन लीजिए और आज को इसको नोट कीजिएगा। इस देश में ईवीएम पे सबसे पहला सवाल भाजपा ने उठाया, आडवाणी जी ने उठाया और भाजपा के नेता ने किताब लिखा है। मैं गलत बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? तो जब वो विपक्ष में थे, जब हार गए, फील गुड इंडिया नहीं हो पाया, अटल जी की सरकार चली गई, मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री बने, तो ईवीएम पे सबसे पहला सवाल विपक्ष के नाते भाजपा ने उठाया। इसी बिहार की बात मैं आपको बता देता हूं। लालू जी जब जीत जाते थे ना, तो कहा जाता था अरे इतना लोग गुस्सा में है, चुनाव कैसे जीत गया? तो लालू जी हंस करके मीडिया में कहते थे कि लालू का जिन निकला था। याद है आपको? कहते थे कि मत पेटी चोरी हो गया, उसमें स्याही डाल लिया, बूथ कैप्चर कर लिया। सवाल उठाया जाता है, लेकिन वो जो सवाल होते हैं उस सवाल के जवाब को देने का काम जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसका है। मैं कहता हूं कि हम सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से और ट्वीट करता है भाजपा का लोग। क्यों करता है भाई? जितना चुनाव आयोग आपका उतना चुनाव आयोग हमारा, जितना चुनाव आयोग पक्ष का उतना विपक्ष का। तो हम सवाल पूछें चुनाव आयोग से तो मिर्ची बीजेपी वालों को क्यों लगती है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इससे लगता है कि दाल में कुछ काला है, और मैं कहता हूं दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी लेकिन दाल काली इन लोगों ने बना दी है। कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है तो बीजेपी ट्वीट करेगी ना? नहीं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, ये बात हम क्यों कहते हैं? क्या हम तथ्य के आधार पर नहीं कहते हैं? हम कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जो चुनने की प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया क्यों बदली गई?
न्यायपालिका की जो भूमिका थी एक संवैधानिक संस्था के चुनाव में, उस भूमिका को क्यों समाप्त किया अच्छा, गया? मुझे हम सवाल ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि जब आप रात को 12 बजे वोटिंग करके, चूंकि आपके पास नंबर है, कोई ऐसा कानून पास कर दें और आप ठीक है। कहें कि संसद से ये कानून पास हुआ है, लेकिन अगर वो कानून ठीक है, देश कन्हैया की जी, इस मूलभूत पे- संवैधानिक ढांचा के इस खिलाफ पे होगा, हम लोग- तो उस कानून पर स्टे करने का आधार सुप्रीम कोर्ट को है। इस पे आप तो हमारे आपको स्टूडियो में लोकतंत्र भी का बैलेंस समझना आप पड़ेगा। इस पे देखिए, हमारे स्टूडियो में एक मिनट, चार पहिए पे ये मैं कुर्सी समझ है। गया, मैं समझ चार- गया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अब जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम जी। कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जी। इसकी फिर से हियरिंग होने वाली है, जी। अभी आप संतुष्ट हैं इससे? देखिए, संतुष्ट हम हों या ना हों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन देश की एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगी, उस फैसला को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। बात यह है, और संविधान में इन संस्थाओं को अधिकार दिया गया है, और उसी संविधान में इस देश का नागरिक होने का अधिकार हमको दिया गया है, और सवाल पूछने का अधिकार भी हमको दिया गया है। जब हम सवाल पूछते हैं और अपने संवैधानिक दायरे में सवाल पूछते हैं, तब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है, लेकिन जब दायरा को क्रॉस करके सवाल पूछेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। हम संतुष्ट हों या नहीं हों, लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है, और लोकतंत्र की मर्यादा यह है कि अगर प्रक्रिया का पालन किया गया है, भले आप उस मत के विरोध में हों, लेकिन उस प्रक्रिया अगर पूरी की गई है तो उस प्रक्रिया को आपको मानना पड़ेगा। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। हम खुश हों कि नाराज हों, हम संतुष्ट हों कि असंतुष्ट हों, सच्चाई तो यही है ना कि मोदी जी देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री हैं। अगर मैं यूपीएससी का एग्जाम लिखने के लिए जाऊंगा और सवाल पूछा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो मैं क्या लिख करके आ जाऊंगा? नेहरू जी, कि मोदी जी का ही नाम लिखना पड़ेगा? तो संतुष्टि और असंतुष्टि का सवाल नहीं है, सवाल है प्रक्रिया का। हम आज भी इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं, और कल को अगर यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ठीक है, तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक टॉपिक को चेंज करता हूं, और एक चीज ऐसी है जो सबके मन में है। ट्रक पे क्यों नहीं चढ़ने दिया? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको मराठी आती है? है? आपको मराठी आती है? मला मराठी येत नाही। अरे वाह, मला मराठी येत नहीं, मुझे मराठी नहीं आती है, मुझे बहुत सारी भाषाएं नहीं आती हैं। मुझे तो बिहार की भी कई भाषाएं जो हैं वो बोलने नहीं आती है। जैसे मुझे बज्जिका बोलने के लिए नहीं आता है। मैं टूटी फूटी भोजपुरी बोल लेता हूँ। हमारी मैथिली भी बहुत शुद्ध नहीं है, हालांकि मैं मैथिल हूँ, लेकिन मेरी मैथिली भी शुद्ध नहीं है। मुझे अंगिका भी नहीं बोलने के लिए आता है, मुझे मगही भी बोलने के लिए नहीं आता है। इस देश में जहाँ पर कहते हैं कि कोस कोस पर बानी बदले कोस कोस पर पानी, उस देश में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको सब भाषा बोलने के लिए आएगी। लेकिन मेरी ये मातृभाषा, बात राज ठाकरे क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं आ रहा हूं उस पे, कि मेरी भाषा एक हो सकती है, लेकिन मैं उस विचार का व्यक्ति हूं कि मैं सब भाषा का बराबर सम्मान करता हूं। Well said. तो जब अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ने से शर्म आएगा कुछ दिन में, मुझे तब भी उतना ही गुस्सा आया जब कोई और व्यक्ति, चाहे आप उसमें किसी का भी नाम लगा सकते हैं, कि एक भाषा को आधार बना करके, ठीक है, एक पहचान को आधार बना करके किसी को देश और दुनिया में, मैं कहता हूं, कहीं भी अपमानित किया जाएगा, मैं उस मत के साथ नहीं खड़ा होने वाला। क्या बात है? जितनी प्यारी मुझे मेरी अपनी पहचान है, उतने ही सम्मान से मैं दूसरे के पहचान को देखता हूं, और इस अधिकार के साथ खड़ा होता हूं कि इस धरती पे हम पैदा लिए हैं मनुष्य के रूप में। जितना अधिकार हमारा है उतना ही दूसरे मनुष्य का है और दूसरे मानव का है। क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि मुंबई में भी आपके कई सारे समर्थक हैं जी। कई लोग इस स्टेट से जाके मुंबई में काम करते हैं जी। अभी उनके मन में यह सवाल चल रहा है कि उनको भाषा नहीं आती है, और भाषा नहीं आने की वजह से कहीं उनकी पिटाई ना हो जाए, जिस तरीके से वहां पर टेम्पो बिल्डअप किया जा रहा। देखिए, अब ना दो बात मैं आपको बता देता हूँ, और मैं इसको आज जोड़ करके आपके सामने रख देता हूँ। ये स्थिति बिल्कुल अपने आप स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि इस आधार पे राजनीति देश और दुनिया में कहीं ना कहीं होते रहती है। बिहार में अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। मुद्दा क्या है? मैं अपने से शुरू करता हूँ। बिहार में मुद्दा यह चल रहा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। डोमिसाइल नीति लागू होने का मतलब है कि बिहार की नौकरियों पे पहला हक किसका होना चाहिए? बिहारियों का होना चाहिए। चल रहा है। उसी तरीके से अगर महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र की पहली नौकरियों पे पहला हक मराठियों का होना चाहिए, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन
ना बिहार में किसी को मराठी बोलने के लिए पीटा जाना चाहिए और ना जो है मुंबई में किसी को भोजपुरी बोलने के लिए पीटा जाना चाहिए। व्यवहारिकता क्या होती है? व्यवहारिकता ये होती है कि मैं आज अगर फ्रांस रहने के लिए चला जाऊं तो मैं फ्रेंच सीखूंगा। क्यों? क्योंकि वो जीवन जीने के लिए जरूरी है। जैसे मुझे इतनी मराठी क्यों आती है, मला मराठी येत नहीं, ताकि मैं उनसे आदर से कह सकूं और पूछ सकूं कि ये भैया हमको मराठी नहीं बोलने आता है, हिंदी बोलने आता है, दे हिंदी में भाषण सुनिएगा। सामने से जब कहता हाँ तो हिंदी में बोलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये जीवन की जरूरत है। भाषाएं सीखना ये अच्छी बात है और राजनीति में इसके लिए लोग सम्मानित किए जाते थे। हर प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता था कि ये 5 भाषा बोलते हैं, ये 8 भाषा बोलते हैं, इसके लिए उनको सम्मान से देखा जाता था। हम कहीं भी जाएं, वहां रहने लगे, वहां की भाषा सीख लें, ये एक बात है और हमको सीख लेनी चाहिए, ये भी एक बात है। लेकिन हमारी पहचान के आधार पर हमको दुनिया में कहीं भी अपमानित किया जाए, ये स्वीकार नहीं है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा जी अगर राज ठाकरे इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हैं जी, तो क्या राज ठाकरे का इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना कांग्रेस को मंजूर होगा, राज ठाकरे कन्हैया को मंजूर होगा? नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि भाषा का सवाल तो पहले है, बाद में है। धर्म का सवाल तो उससे पहले है ना। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी बार बार कहती है कि वो सावरकर का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार कहते हैं कि हमारा सावरकर से कोई लेना देना नहीं है, हम सावरकर वाले नहीं हैं, हम गांधी वाले रहते। कहीं पे कोई अलायंस जब बनता है ना तो वो हर चीज पे नहीं बनता है। ब्याह जब करने के लिए जाएंगे ना तब 16 गुण मिलाया जाता है। अलायंस बनाने के लिए 16 गुण नहीं मिलाया जाता है। अलायंस बनाने का आधार एक मुद्दा होता है। अब मैं उससे एक अलग पार्टी का उदाहरण देकर के बोलता हूं आपको। अभी जब महागठबंधन की रैली थी तो सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी थे, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी थे, लेफ्ट के लोग थे। और अभी केरल में चुनाव हुआ था, हम लेफ्ट के कैंडिडेट को हरा करके ही चुनाव जीते हैं। बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो सीपीएम और कांग्रेस का अलायंस था और केरल में जब चुनाव हो रहा था कि सीपीएम और कांग्रेस का। आपने कहा गुण नहीं मिलाया जाएगा, समझ गए, लेकिन विचारधारा तो मिलाई जाएगी ना। आप लोग धारा मिलाई जाती है। आप लोग संविधान हाथ में लेके चलते हैं, संविधान का हमेशा जिक्र करते हैं जी। और राज ठाकरे संविधान के विपरीत बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि संविधान के विपरीत अगर कोई काम कर रहा है तो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को देखने की जिम्मेवारी राहुल गांधी की है या जयशाह के डैडी की है? जरा हमको यह बता दीजिए, किसकी जिम्मेवारी है? इस सवाल का जवाब हमसे पूछा जाना चाहिए कि फडणवीस से पूछा जाना चाहिए? नहीं, मैं आपकी अलायंस की बात कर रहा हूं। नहीं, हमारी अलायंस सरकार में है। अगर दोनों लोगों की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की और राज ठाकरे की विचारधारा अलग है, तो फिर क्या? अगर निशांत जी सीईओ हो जाएंगे टीवी 9 के तो यहां कोई पत्रकार और बैठ करके हमसे सवाल पूछेगा? आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि अगर मगर में क्यों जाना है। मैं तो स्ट्रेट बोल रहा हूं, उनकी आप दोनों की विचारधारा अलग है। हम कह रहे हैं कि इस देश में जो अलग अलग पार्टी है उसकी तो विचारधारा अलग अलग है और अलग अलग विचारधारा के लोग ही तो आपस में अलायंस बनाते हैं ना। तो क्या यही जो ठाकरे ब्रदर्स हैं इनके साथ बीजेपी का अलायंस नहीं रहा है? तो क्या बीजेपी के नेताओं से यह सवाल पूछा जाएगा कि अगर ये इतना खराब विचार है तो ठाकरे के साथ आपका अलायंस क्यों था? और मैं कहता हूं कि इस देश की राजनीति की परंपरा जो चली आ रही है, जो कभी विरोधी होते थे वो आज सहयोगी होते हैं और जो कभी सहयोगी होते थे वो बाद में विरोधी हो जाते हैं। बिहार की धरती पे आप बैठे हैं, बिहार की बात करते हैं। किसी जमाने में लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी एक ही पार्टी में थे कि नहीं थे? बाद में विरोधी हुए कि नहीं हुए? और मैं कहता हूं कि ये तो चलिए एक पार्टी विचारधारा की बात कर लेते हैं। सीपीआई सीपीएम तो एक ही विचारधारा की पार्टी है ना, तो दो जनरल सेक्रेटरी क्यों है? देखिए, राजनीति को ना कई बार हम लोग क्या करते हैं कि गणित समझने की गलती करते हैं और कई बार केमिस्ट्री समझने की गलती करते हैं। अगर राजनीति गणित और केमिस्ट्री होती ना तो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का अलग से डिपार्टमेंट नहीं होता, इसको गणित और केमिस्ट्री के साथ पढ़ाया जा रहा होता। आगे स्वाद ठीक है। राजनीति कहीं गणित भी है, कहीं केमिस्ट्री भी है, कहीं समाजशास्त्र भी है, कहीं नैतिकता भी है, नैतिक शास्त्र भी है और कहीं दर्शन भी है। अगर आप मेरी पार्टी की दर्शन की बात करेंगे
तो मेरी पार्टी का दर्शन ये है कि हम इस देश के संविधान को मानते हैं और इस देश के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। हम भारत को लोगों के उनकी पहचान के आधार पे नहीं बांटते हैं, लेकिन पहचान के आधार पे अगर किसी के साथ कोई अपमान होगा तो हम उस विचार के साथ खड़े नहीं होंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।